Assalamu alaikum. Dear students, this is going to be your class for 21st Jan, and this is Thursday. So here we start. Today what we have to cover up is कि हमें आज cable faults देखने हैं, and this is going to be the application of your Wheatstone bridge. So last time I had just covered Wheatstone bridge, and Wheatstone bridge कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है और कोई नया टॉपिक भी नहीं है. इट्स नॉर्मली इन द इंटरफिजिक्स. सो लेकिन इंटरफिजिक्स में इस तरह की चीज़ें जो है ना आमतौर पे हम स्किप कर दी हुई होती हैं. सो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस Wheatstone bridge is a very very important topic from a practical point of view, not from the theory point of view, okay, because this theory is very easy. It's a very straightforward thing. अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि this Wheatstone bridge, let me just pull out this diagram of a Wheatstone bridge for somewhere. Okay, yes, this is the Wheatstone bridge in its simplest form. So what is it? There is a galvanometer, and this is the arrangement of the resistance Wheatstone bridge. अच्छा, अब मैं जो आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जो कि मुझे मिस हो गई थी लास्ट क्लास में, वो वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि दिस Wheatstone bridge is normally used in two configurations. One is, let me just see that if the recording is going on. Yes, and the presenting things. Okay, सही, ठीक है. Okay, sorry. So this, let me see who is there. Anyone interested? कोई नहीं है, ठीक है. Okay, no problem. अच्छा, सही है, ठीक है. अच्छा, दिस इज द सिंपलेस्ट Wheatstone ब्रिज. इसमें बीच में गैल्वेनोमीटर होता है. इसमें एक वेरिएबल रजिस्टर को हम किसी भी एक को वेरिएबल बना सकते हैं, एंड देन हम उसको एडजस्ट करते हैं सो दैट द वोल्टेज एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट बिकम्स इक्वल. अगर जब वोल्टेज दोनों का इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, और हम कहेंगे कि नाउ दिस Wheatstone ब्रिज इज बैलेंस्ड. एंड व्हेन द Wheatstone ब्रिज इज बैलेंस्ड, दैट मीन्स के the voltage at this point is equal to the voltage at this point. So if the voltages are equal, so there will be no current through the galvanometer. अच्छा, जब जो no current होगा, that means कि यहाँ से कोई करंट गुजर रहा होगा I1 और यहाँ से कोई करंट गुजर रहा होगा I2. So they both will be equal. Oh no, sorry, they both will not be equal. In fact, this is not. They will be different depending on the values of these resistance. Maybe these values are in like K's, and these values in like maybe in mega ohms, or maybe just ohms. तो इनका रेशियो सेम होगा, इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, बट दीज रजिस्टर वैल्यूज विल बी नॉट बी सेम. तो ये Wheatstone की ब्रिज की थोड़ी सी डिटेल है. अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि व्हेन द Wheatstone ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो उसकी एक इक्वेशन है, वो अभी हम करते हैं, पहले भी की हुई है. तो क्या होगा कि जीरो डिफ्लेक्शन. अब जीरो डिफ्लेक्शन होगी तो आपको पता लग जाएगा कि इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं. द रेशियो ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस, तो अननोन रेजिस्टेंस कैन बी जस्ट, फॉर एग्जांपल यू जस्ट टेक दिस रेजिस्टेंस एज अननोन Rx. तो अननोन रेजिस्टेंस कैन बी जस्ट फाउंड आउट इन टर्म्स ऑफ द नोन रेजिस्टेंसेस. ये तीन रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में ये अननोन रेजिस्टेंस मालूम की जा सकती है. ये तो उस वक्त है जब आप बैलेंस कर रहे हो, बैठा हुआ हो, वैल्यूज निकाल रहा हो रेजिस्टेंसेस की, और एक वेरिएबल रजिस्टर हो जिसकी वजह से वो बैलेंस कर रहा हो. बैलेंस रेजिस्टेंस जहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर भी लग सकता है, वैसे आमतौर पे यहाँ पे वो लगता है पुश बॉक्स जो होता है, जो रेजिस्टेंसेस के अंदर उसके अंदर वैल्यूज चेंज करके आप डिफरेंट वैल्यूज पे उसको सेट कर लेते हैं. वो मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर के दरमियान ही गूगल में से तस्वीर दिखाई थी. तो ये तो उस वक्त है जबकि आप मैनुअली किसी चीज़ को मालूम करना चाहते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर इसको पुट करना चाहते हैं, और फिर आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं. ये लैब में हो सकता है. बट द सेकंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस Wheatstone ब्रिज क्या होता है, डिफ्लेक्शन टाइप Wheatstone ब्रिज. इसके अंदर क्या होता है कि यू डोंट बैलेंस इट. इस पूरी अरेंजमेंट से कोई भी चीज़ को आप वेरिएबल बना के इसको बैलेंस नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि जो भी आपने अननोन रेजिस्टेंसेस लगाई है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है, और उस इम्बैलेंस क्रिएट करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक करंट फ्लो करता है. दैट करंट फ्लो, या करंट फ्लो करता है नहीं, डेफिनेटली करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा. लेकिन इफ यू जस्ट रिमूव दिस गैल्वेनोमीटर,
अगर आपने कोई रीडिंग देखनी है तो कैलमीटर आप लगाएंगे, बट इफ यू जस्ट डोंट वांट टू सी द रीडिंग, so what will be the voltages available on this volt, the differential voltage? Let's say that this is point A and this is point B. So this voltage will be equal to VAB. So this differential voltage will be available, and then this can be just fed to any circuit where you will just have some circuitry जो कि आपको maybe some ADC, there you are just converting this voltage into a digital value, and then you can just have a circuit or the controller or the processor or the computer or whatever it is for showing this value in terms of the quantity being measured. वोल्टेज भी आप डायरेक्ट शो कर सकते हैं. इफ यू जस्ट फीड इट टू अ मल्टीमीटर, यू विल हैव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेजेस. सो उस वोल्टेज इम्बैलेंस विल क्रिएट अ वोल्टेज, एंड देन this beat stone bridge is said to be used in its imbalance configuration. तो इसमें हम बैलेंस नहीं कर रहे होते, बस वोल्टेजेस correspondingly चेंज प्रोपोर्शनल वोल्टेजेस आ रहे होते हैं इसके ऊपर. तो ये आमतौर पे इस्तेमाल होता है बीट स्टोन ब्रिज इस तरह के ट्रांसड्यूसर्स के साथ. व्हाट यू डू इज अ रेजिस्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है किसी भी पैरामीटर के हिसाब से. फॉर एग्जांपल स्ट्रेन गेज इज अ वेरी रेजिस्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर दैट वी विल जस्ट डू इन नेक्स्ट क्लास. तो 2-3 टॉपिक हमारे रह गए, तो वो हम इसको कवर अप कर लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. सो उसमें हम व्हीट स्टोन ब्रिज को कॉन्फ़िगर करते हैं इन द शेप ऑफ व्हीट स्टोन, को स्ट्रेन गेज को कॉन्फ़िगर करते हैं इन द शेप ऑफ द व्हीट स्टोन, एंड देयर यू गेट a differential voltage, and that differential voltage is just shown on your scale. तो वो रेजिस्टिव टाइप का होता है और उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो रही होती है विथ वेट. स्ट्रेन गेज तो होता ही है ट्रांसड्यूसर फॉर मेजरिंग वेट्स. आप जाते हैं किसी दुकान पे और वहाँ पे वो वेइंग स्केल रखा हुआ होता है डिजिटल टाइप का, गोश्त की दुकान पे वो उसके ऊपर रखता है, वो वहाँ पे रीडिंग आ जाती है. तो वो अंदर क्या होता है, अंदर स्ट्रेन गेज होता है. किस कॉन्फ़िगरेशन होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कॉन्फ़िगरेशन में होता है. वो डिफरेंशियल वोल्टेज दे रहा होता है, एंड देन डिफरेंशियल वोल्टेज इज बीइंग कन्वर्टेड टू डिजिटल नंबर्स, बाइनरी, एंड देन बाइनरी इज जस्ट शोन ऑन द डिस्प्ले. वो पूरी सर्किटरी होती है. फिर इसके बाद पूरा एक इंस्ट्रूमेंट बनाने के अंदर पूरी एक साइंस होती है जो उसमें लगती है, यानी पूरी प्रोग्रामिंग होती है. अच्छा, लेकिन बेसिक आइडिया जो था वो व्हीटस्टोन का ब्रिज का ये था कि 2 कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल हो सकता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. अच्छा, अब नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कवर अप दिस टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास. वो क्या है, लोकेटिंग केबल फॉल्ट्स. केबल फॉल्ट्स का मतलब एक ओपन सर्किट भी हो सकता है, अंडरग्राउंड केबल है, एंड यू जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि आइदर इट इज ओपन, कोई टूट गया है, ये देखें इसको बीच में से ओपन हो गया ये केबल. ये किताब के आपके पेजेस हैं और मैंने यहाँ पे तस्वीर लेकर डाले हुए हैं ताकि आपको डिस्कस कर सकें. ये हमारा नॉर्मल मोड ऑफ टीचिंग है. तो ये यहाँ पे ओपन हो गया है. तो हाउ यू कैन जस्ट फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दिस ओपन सर्किट. ये ब्रेकेज इन द वायर कैन बी जस्ट फाउंड आउट. कैसे कि वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द लेंथ L1 और मे बी द लेंथ L2 कि ये कहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये ब्रेक हुआ है. तो तार ब्रेक हो गया ये तो सही बात है कि समझ में आ जाएगा कि भाई सिग्नल है, या फिर आपकी जो है पावर है वो आगे पहुंच नहीं रही है, दैट मीन्स द पावर इज इंटरप्ट हो गई है, केबल ब्रेक हो गया है. तो आप इस केबल को अंडरग्राउंड केबल समझें और इसकी लेंथ निकालें ताकि अंडरग्राउंड केबल के एक्चुअल जगह पे हम इसको डिगिंग करें और उसको निकाल सकें, जगह से फॉल्ट निकाल सकें. तो वो क्या कर सकते हैं इसमें, इसके अंदर हम कहते हैं कि ओपन सर्किट फॉल्ट लोकेशन. तो हम कहते हैं कि जब ये ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये जो वायर है प्रोपोर्शनली इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इंसुलेशन इसका डायलेक्ट्रिक के तौर पे काम करेगी और इसकी जो दोनों वायर्स हैं वो काम करेंगे एज ए कंडक्टर्स, प्लेट्स. तो इसकी कैपेसिटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की C1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर कैपेसिटेंस हम मेजर कर लें बाई सम मीन्स कैपेसिटर मीटर से, तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. तो वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट L2. तो अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास रेशियो आ गया है, ये वाला रेशियो. तो दोनों हम कैपेसिटेंसेस मालूम कर लें और हमें ये L1 और L2
अब तो अब ब्रेकेज कहाँ हुआ है, L1/L2 का रेशियो कहाँ से आएगा, ये भी अननोन और ये भी अननोन, L1 भी अननोन है, L2 भी अननोन है, कोई मेथड नहीं है. तो वी जस्ट वांट टू जस्ट मैनिपुलेट दिस इक्वेशन इन अ फॉर्म where we can just bring it to a form where the one variable is known. So what is one variable that is known? The total length of the cable can be just already known, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पे पॉइंट जा रहा है और आप कहते हैं कि लेंथ है लेट्स से कि माइल और मे बी 1.5 माइल. 2 पॉइंट्स आपको पता है कि ये केबल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो वो आपको टोटल लेंथ पता होती है. और टोटल लेंथ इन अवर इक्वेशन इज L1 + N2. सो व्हाट यू डू इज आप यहाँ पे प्लस प्लस 1 कर दें. यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, ये जस्ट प्लस 1 हियर एंड ऑल्सो प्लस 1 हियर, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी. 1 के साथ जो है उसको C2 को प्लस करेंगे, C2 मल्टीप्लाई बाय 1, यू जस्ट ऐड 1 हियर एंड देन जस्ट डू द एलसीएम एंड द न्यूमेरिकल. तो ये फॉर्म आ गई. जब ये फॉर्म आ गई तो ये बन गई, इस फॉर्म को हमने L2 को ले लिया यहाँ पर और बाकी सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये इक्वेशन बन गई. L2 को यहाँ पे ले लिया यहाँ पे, तो ये बन गई C1 + C2 और अच्छा ये L1 + L2, ये रही L1 + L2, ये इस वाली चीज़ को यहाँ पे नीचे लेकर आ गए और इसको ऊपर लेके चले गए, तो ये वाली इक्वेशन बन गई. इसका मतलब है कि दिस इज नोन द टोटल लेंथ एंड देन द टू वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस जो हमने फाइंड आउट किए. अच्छा, इसको मैं और लंबा नहीं कर सकता, लंबा करना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप दिस रिकॉर्डिंग एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड ऑल्सो इन अ वे के आप लोगों को कोई कमी भी ना लगे कॉन्सेप्ट में. अच्छा, द सेकंड थिंग इज अबाउट द शॉर्ट सर्किट टेस्ट. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट का मतलब यह है कि एक आपका केबल किसी वजह से ग्राउंड के साथ टच कर गया है, एक बात हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपका केबल किसी तीसरे केबल के साथ, यानी इधर इधर इसके साथ शॉर्ट हो गया, ग्राउंड कह लें या तीसरा केबल कह लें, बात एक ही है. दोनों की साइंस एक ही है, दोनों की थ्योरी एक ही है, लेकिन अगर ग्राउंड से टच हुआ है तो ग्राउंड फॉल्ट है, और अगर वो किसी थर्ड वायर के साथ शॉर्ट हो गया है तो दैट इज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. तो ग्राउंड इज काइंड ऑफ कंडक्टर, पूरा ग्राउंड इज कंडक्टर, करंट फ्लो करता है उसके अंदर से ग्राउंड के अंदर, तो ग्राउंड इज काइंड ऑफ कंडक्टर. तो यहाँ पे तीसरा कंडक्टर होगा तो वो. अच्छा, अब इसका आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया म्यूरे लॉ का, म्यूरे लूप टेस्ट. इसकी मदद से हम यहाँ से ये निकालना चाहते हैं कि हमें पता लग जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड Lx, द अननोन डिस्टेंस. अच्छा, अब इसके अंदर कंडीशंस क्या है इसको Lx मालूम करने के लिए, कि ये जो केबल होगा ना, इसके साथ एक इंटैक्ट केबल जो शॉर्ट सर्किट ना हो वो मौजूद होना चाहिए. तो वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है. कहाँ गया, नहीं आ रहा, नहीं शो हो रहा क्योंकि तस्वीर थोड़ी टेढ़ी है. तो आई जस्ट शो यू लाइक इन दिस, ये जो ऊपर का केबल है ये वाला, ये एक केबल है जो कि इंटैक्ट है, हमें पता है कि इंटैक्ट केबल होना जरूरी है. ये वाला ऊपर वाला, ये वाला, समझ में आ गई बात. अच्छा, ये दो वायर्स हैं, हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट कर देंगे अपनी मदद से, दोनों को केबल्स को शॉर्ट कर देंगे, एक केबल फॉल्ट नीचे वाला और एक इंटैक्ट, दोनों को शॉर्ट कर देंगे. अब क्या हुआ कि अब इसको देखें कि दिस इज द शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है. तो ये जो डायग्राम बन गई ना, उसके पहले तो मैं आपको ये डायग्राम, क्योंकि अच्छी सी बनी हुई है, मेरे हाथ की नहीं है, किताब की है तो आसान है, मैं किताब अभी अपने हाथ की डायग्राम आपको दिखाऊंगा. तो ज़रा देख लें इस पॉइंट में क्या क्या चीज़ें हैं. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सॉरी, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज Lx. टोटल जो डिस्टेंस है इस केबल का वन वे, एक वायर का, फ्रॉम एंड टू एंड इज L. दैट मीन्स कि इसका जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेकर वापस यहां तक, इसी पॉइंट तक, वो 2L हो गया. ये L है, तो ये टोटल वायर वैल्यू हो गया 2L. अच्छा, इसलिए वायर की डिस्टेंस, ये ब्रिज जो हम कनेक्ट समझ रहे हैं वो ये वाला समझ रहे हैं कि ये ग्राउंड के थ्रू ये यहाँ से इस जगह पे कनेक्ट हुआ है. तो इस पूरे वायर जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है वहां पर हमने इसको समझ लिया कि दिस इज ये वाला जंक्शन है, ये वाला जंक्शन. इस तरफ क्या हो गया, Lx, Rx, सॉरी,
इस तरफ क्या हो गया आर एक्स, और इस तरफ पूरा वायर ऑल द वे बैक टू द सेम पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। देखिएगा मेरे माउस को, यहाँ से लेकर यहाँ पे हमने कनेक्शन एक अपना टेस्टिंग के दरमियान लगाया है, एक जंपर लगाया है यहाँ पे एक जंपर लगाया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेजिस्टेंस हो गई आर वाई। अच्छा, ब्रिज सर्किट में आमतौर पर ये रेजिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे तो ये अर्थ की रेजिस्टेंस है। तो वी कैन जस्ट टेक दिस रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सप्लाई, और सप्लाई की रेजिस्टेंस पूरे ब्रिज के उसके अंदर कैलकुलेशंस में नहीं आती, तो वी जस्ट कैन जस्ट एलिमिनेट दिस। तो ये मैंने आपको एक सेटअप बनाया है, बताया है कि व्हाट इज द सेटअप। नाउ आई जस्ट गो विद द माय ओन हैंड राइटिंग ऑफ दिस म्यूरे लॉ एक्सप्लेनेशन। अच्छा, तो ये मैंने डायग्राम दोबारा से बना दी है विद द सेम थिंग। पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं बनाई, मैंने बनानी चाहिए थी एनीवे। तो ये एल की लेंथ है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, अल्लाह करे कि समझ में आ रहा हो, क्योंकि मेरा अंदाज वैसे बहुत तेज़ है, बात में तेज़ करता हूँ ना। तो दिस इज़ द ग्राउंड फॉल्ट, और अगर ये ग्राउंड फॉल्ट की जगह पे मैं यहाँ पे कोई एक और वायर कंसीडर कर लूँ तो दैट कैन बी जस्ट कॉल्ड शॉर्ट सर्किट लॉ फॉल्ट। वो आगे करते हैं। अच्छा, so what we know, we know that this is kind of equivalent circuit where this यहाँ से लेकर यहाँ तक RX है और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक RY है। तो this becomes this simple bridge circuit, Wheatstone bridge, and what is going to be the voltage at this point? It is going to be equal to the potential divider, जो भी सप्लाई वोल्टेज है उसका पोटेंशियल डिवाइडर किसके अक्रॉस मालूम करना है, RX के मालूम करना है। एक मिनट, कोई बात है? Who is there? No one, कोई नहीं है, आवाज़ कहाँ से आई थी? अच्छा, चले सही, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अच्छा, तो ये आर एक्स के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना है, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर से आ गया, आर एक्स डिवाइड बाई पी प्लस आर एक्स। और क्या मालूम करना है, ये वोल्टेज मालूम करना है आर वाई के अक्रॉस, तो वो वोल्टेज हो गया वोल्टेज सप्लाई वी एस मल्टीप्लाई बाई आर वाई, पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला, डिवाइड बाई आर वाई प्लस क्यू, ये सप्लाई के अक्रॉस लगे हुए दो रेजिस्टेंस। वी एस कट गया, ये वाला सिंपल फॉर्मूला रह गया, आर एक्स प्लस पी आर एक्स ऊपर से आर वाई प्लस अपॉन क्यू प्लस आर वाई। इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी आर वाई आ गया, आर एक्स आर वाई आ गया, पॉज करके देख लें, मल्टीप्लाई करके देख लें, यहाँ पे आर एक्स आर वाई आ गया, और यहाँ पे इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आर एक्स आर वाई दोनों कट गए, ये वाला आ गया फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल, ये दोनों कट गए, ये हो गया आर एक्स, यहाँ से आर वाई नीचे लेके आ गए, और ये हो गया क्या किया, और इस क्यू को जो है क्रॉस किया, नीचे की ले गए, तो ये हो गया पी अपॉन क्यू। अच्छा, ये जो है पेज के ऊपर से आएगा, यहाँ से आएंगे एरो के, तो यहाँ से नजर आएगा, अभी हमारा कुछ स्टेप यहाँ पर है, तो ये हो गया इन्वर्टिंग द फ्रैक्शन। हमने इन्वर्ट कर दिया, किस वजह से किया मैं आपको बताता हूँ। इसको इन्वर्ट कर दिया, आर वाई को ऊपर ले गए, आर एक्स को नीचे ले गए, क्यू को ऊपर ले गए, पी को नीचे ले गए, ये यहाँ से इसको इन्वर्ट कर दिया। ये इन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास पोजीशन बन गई है आर वाई अपॉन आर एक्स प्लस आर एक्स अपॉन आर एक्स। ये क्या किया है, ये वन है, इस वन को ऐड कर दिया, इस वाली इक्वेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वन का ऐड कर दिया, ये पी अपॉन पी इज वन, इसको भी ऐड कर दिया। अभी जितना पॉइंट्स आपको मैं बताता चल रहा हूँ, ये समझते चले जाएंगे तो आपको सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि करना क्या चाह रहे हैं। करना ये चाह रहे हैं कि वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट एन इक्वेशन वेयर देयर इज जस्ट वन वेरिएबल। अभी क्या है, अभी क्या है कि वी वांट टू फाइंड आउट आर एक्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, और हम इस आर एक्स को असल में लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एंड अवर अजम्पशन इज कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर हमें रेजिस्टेंस पता लग गई तो लेंथ भी पता लग जाएगी। अब द रेशियो हमारे तो, लेकिन इसके अंदर आर वाई भी तो अननोन है ना, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट वी हैव अ इक्वेशन, वन इक्वेशन वेयर देयर आर टू वेरिएबल्स, सो दिस जस्ट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, सो वी आर जस्ट मैनिपुलेटिंग, जैसा भी हमने कैपेसिटर वाले केस में किया था, वन ऐड किया था, तो हमारा हमारे पास टोटल लेंथ आ गई थी, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आर एक्स प्लस आर वाई इज काइंड ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट all the way to one end and then coming back to the same point। समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, चलो डायग्राम दिखाते थे।
ये टोटल लेंथ इज आर एक्स प्लस आर वाई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये आर एक्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर वाई है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, तो ये वाला आर एक्स नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आर एक्स सेम है तो आर वाई प्लस आर एक्स हो गया। ये डिनोमिनेटर में पी है तो पी प्लस क्यू हो गया। आर एक्स को हम यहाँ से लिख सकते हैं और पी ये नीचे आ गया, आर एक्स ऊपर चला गया। तो ये इक्वेशन, इसको इन दो स्टेप्स का आप समझ लें। तो ये वाली आ गई। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है इज काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल टू द टोटल लेंथ, और ये वाली लेंथ है जहाँ तक फॉल्ट की लोकेशन है। गोइंग अप फ्रॉम दिस एरो, ये एरो की वजह से हम ऊपर गए जहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये हो गया एल एक्स, जो कि मैंने कहाँ पे रखा है, एल एक्स इज आर एक्स की जगह पे रखा है। आर एक्स की जगह पे एल एक्स लिख दिया और इसकी जगह पे 2l लिख दिया। बाकी वही है, पी अपॉन पी प्लस क्यू। तो ये 2x है, 2l है टोटल लेंथ, और ये है लोकेशन। मैं फिर डायग्राम में दिखाता हूँ कि दिस इज एल एक्स लाइक एल एक्स, दिस इज आर एक्स लाइक एल एक्स, और दिस फ्रॉम ऑल द वे टू बैक टू दिस पॉइंट इज एल प्लस एल, दैट इज 2l। तो ये हो गई आर एक्स प्लस आर वाई। आई होप दिस वॉज जस्ट हेल्पफुल। तो दिस इज Mure's law, and now we are on the next topic. जस्ट इन कंटिन्यूशन विद द म्यूरे लॉ, यूजीसी। अच्छा, ये वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ग्राउंड के साथ फॉल्ट खत्म कर दें, थर्ड केबल के साथ अगर फॉल्ट मालूम करना हो, इफ देयर इज अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन द केबल्स, so the required condition is that you must have one intact cable which is faultless. With the help of this cable we will be able to find out the location of the fault. अच्छा, the next test is called Warle loop test. वाले लूप टेस्ट का सेटअप क्या है, इक्वेशंस बाद में देखेंगे। पहले वाले लूप सेट का सेटअप ये है कि वी हैव अ वेरिएबल डिस्टेंस। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं आपको, इसके अंदर इन्होंने दिखाया नहीं है म्यूरे लॉ में, बट दिस इज गोइंग टू बी, ये देखें ये वाली इक्वेशंस आ गई हैं, लेकिन उन्होंने जो है बिल्कुल भी स्टेप्स नहीं किए जो मैंने आपको स्टेप्स करके दिखाएं। और द फाइनल इक्वेशन इज जस्ट दिस वन सेम। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि दिस इज एल एक्स आर एक्स इज इक्वल टू काइंड ऑफ एल एक्स एंड आर एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू 12, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये हो गया एल एक्स, ये सारी चीज़ें वो जो ऊपर, और आर वाई प्लस आर एक्स की जगह पे 12 लिख दिया। तो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ्स, the ratio of the segment Rx to the total distance and the ratio of the Lx to the total length। ये वाली बात हो रही है, टोटल लेंथ है 2l। अच्छा, सो आगे चलते हैं। तो ये इन्होंने स्टेप्स नहीं किए थे, तो वो मैंने स्टेप्स करके आपको दिखा दिया है, और मैं आपको क्या लेके आया था यहाँ पे बताने के लिए, चलिए मैं भूल गया। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इसको बैलेंस के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है, व्हीट स्टोन ब्रिज इन इट्स बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कम से कम हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल होनी चाहिए, जो इन्होंने शो नहीं की है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट वी जस्ट कम टू वाले लूप टेस्ट। अगर आपको इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है समझने में कोई भी पॉइंट, so you open up the PDF which is just provided with the lecture supporting material, for this lecture will be available on LMS as usual। so उसमें से खोल के आप इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें अपने पार्ट पे, और विद योर ओन टाइम, और वीडियो को होल्ड कर दें, तो आपको मिरर लॉ लूप टेस्ट समझ में आ जाएगा। और हमारे पास एक और टेस्ट मेथड भी है, द सेकंड ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड वार्ले लूप टेस्ट मेथड। इसका सर्किट ये है, इसके अंदर उन्होंने एक वेरिएबल रजिस्टर बताई हुई है जो कि पिछले में नहीं बताई थी। अच्छा, सो ये वेरिएबल रजिस्टर मौजूद है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि 1 और 2 स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, 1 और 2 के दरमियान। हम क्या करेंगे, फॉल्ट लोकेशन मालूम करना चाह रहे हैं ग्राउंड से, तो एक दफ़ा तो हम इससे इस फॉल्ट लोकेशन, ग्राउंड से फॉल्ट लोकेशन, तो ये टोटल, क्योंकि जब आप इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे ना, तो ये वाली जो सप्लाई है इस ग्राउंड से कोई टच नहीं होगा, आइसोलेटेड सप्लाई होगी, तो ये फॉल्ट लोकेशन आपको कुछ भी नहीं करेगी। ये फॉल्ट लोकेशन बिल्कुल हवा में एक और
चीज़ यहाँ पे बीच में टच कर रही है, बट इस वाले पूरे सर्किट के साथ इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस एट ऑल दिस फॉल्ट, बिकॉज इज अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, एंड शॉर्ट सर्किट मीन्स द वायर तो इंटैक्ट है, लेकिन किसी वायर से नीचे ग्राउंड से टच कर गया है, और टच करने का मतलब जीरो रेजिस्टेंस नहीं होती है, हो सकता है कोई रेजिस्टेंस बन गई हो जो ओपन सर्किट से कम हो, वरना तो यहाँ पे कोई भी कनेक्शन ग्राउंड के साथ नहीं होना चाहिए था। दैट शुड बी जस्ट लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज वायर्स एंड द ग्राउंड, लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है विच इज नॉट इनफाइनाइट तो वो फॉल्ट है, लेकिन इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में ये अफेक्ट नहीं करेगी रेजिस्टेंस, लेकिन दूसरी वाली कॉन्फ़िगरेशन में, अच्छा इस वाली पहली वाली कंडीशन में जहाँ पे स्विच 1 पर है, ये सर्किट बन जाएगा S1, क्योंकि स्विच यहाँ पे S1 के बिल्कुल एंड पर है, और ऑल द वे गोइंग फ्रॉम वन एंड टू द एंड एंड देन कमिंग बैक टू द सेम एंड, यहाँ तक वापस आ गए, तो दिस इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस RX, और यहाँ से लेकर RY, जैसे कि म्यूरल लॉ में था। तो ये सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। दूसरे वाली पोजीशन में ये वाला सब पॉइंट आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आपने ये नेगेटिव सप्लाई ऑफ द पावर सप्लाई, नेगेटिव ऑफ द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द फॉल्ट लोकेशन, यहाँ पे जब से शॉर्ट सर्किट हुआ है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, तो ग्राउंड से घूमते हुए यहाँ पर आ गया ये रेजिस्टेंस, क्योंकि पावर सप्लाई के साथ सीरीज में है, सो जो पावर सप्लाई के साथ सीरीज में सोर्स रेजिस्टेंस होती है डज नॉट अपीयर इन द इक्वेशन ऑफ द बैलेंस्ड ब्रिज। तो हम करेंगे क्या, इसको पहले 2 बार इसको बैलेंस करेंगे, पहले पोजीशन 1 में बैलेंस करेंगे, फिर पोजीशन 2 में बैलेंस करेंगे, और दोनों के हिसाब से हमें वैल्यूज निकालेंगे, पैरामीटर्स निकालेंगे, और फिर वी विल जस्ट फाइंड आउट द इक्वेशन वेयर वी कैन जस्ट फाइंड आउट द फॉल्ट लोकेशन थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द फॉल्ट लोकेशन उन इक्वेशंस के थ्रू। अच्छा, सो this is the phone is ringing, that is just disturbing, hold on जी, हेलो जी, हाँ नहीं मैं नहीं हूँ, जुनेद हूँ, जावेद नहीं है यहाँ पे, पता नहीं। अच्छा, सॉरी सॉरी, पॉज नहीं होता ना ये मीट के अंदर, मैंने इंटरनेट पे सर्चिंग भी की एंड देयर इज नो ऑप्शन ऑफ पॉजिंग द रिकॉर्डिंग, सो दिस इज समथिंग जिसके लिए मुझे आपको सॉरी करना चाहिए, मुझे आपसे सॉरी है। अच्छा अच्छा, तो ये 2 सिनेरियो। अच्छा, इस वाले केस के अंदर जो सर्किट बन गया वो ये बन गया, यहाँ से हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये एक पार्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गई, और दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई, वो RY हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजिस्टेंस कितनी हो गई, S2 का है इसको, कि ये स्विच 2 पोजीशन में, तो ये S2 हो गई, और ये RX भी इसके साथ शामिल हो गई है, तो RX हो गई। और इस वाले केस के अंदर जो इक्विवेलेंट सर्किट था उसके अंदर क्या था, रेजिस्टेंस S1 थी, ये 1 स्विच 1 की पोजीशन की वजह से S1 मालूम किया था, तो हम पहले इस वाली सर्किट के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और बैलेंस करेंगे, फिर दूसरी वाली सर्किट में इसको दूसरी स्विच की दूसरी पोजीशन पे बैलेंस करेंगे, और S1 और S2 दोनों मालूम कर लेंगे, और इसकी मदद से हमें RX और RY पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये मैंने अपने हाथ से इसको कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये मैंने सर्किट बना दिया है, और ये उसी किताब में से लिया है। तो पहले वाली पोजीशन में जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है RX प्लस RY अपॉन S1, ये ऐसे डिवाइड बाय S1, और ब्रिज की जो नॉर्मल इक्वेशन Q अपॉन P, ये Q अपॉन P होगी। अच्छा, तो ये यहाँ पे लग दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, और जब हम यहाँ से RX प्लस RY मालूम कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ द नॉन रेजिस्टेंस S1 को हम हाथ से बैलेंस करेंगे, वेरिएबल रजिस्टर है, Q अपॉन P नॉन रेजिस्टेंस है, तो हमें क्या पता लग जाएगा, 2L पता लग जाएगा, RX प्लस RY की वजह से 2L, a quantity which is proportional to 2L, the length, complete length from starting to end, then back to the start point, ये 2L हो जाएगा। With switch on position 2 the circuit will become this one, इसके अंदर S2 RX हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे RY हो गया, तो इस वाले केस के अंदर जो इक्वेशन बनेगी ना वो बनेगी RY अपॉन RX प्लस S2 ये, और Q अपॉन P, यहाँ से लेकर यहाँ पे इसका रेशियो जैसे इधर था वैसे ही था, सेम सेम बिल्कुल कंप्लीट सेम। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन जस्ट ब्रिंग RY, इक्वेशन 1 में से हम RY को ला सकते हैं यहाँ से, तो व्हाट विल बी द RY, द वैल्यू ऑफ RY, ये हो गया Q अपॉन P मल्टीप्लाई बाय S1, ये रहा Q अपॉन P मल्टीप्लाई बाय S1
माइनस आर एक्स, ये माइनस आर एक्स, तो इसको हमने ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया एलसीएम लेकर, पी आर एक्स हो गया, यहाँ पर माइनस में है। पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम द this value of what, of ry, of ry, this value of ry इन इक्वेशन नंबर 2 आर वाई की जगह पे रख देंगे, तो ये आर वाई की जगह पे क्या रख देंगे, ये टोटल ये रख देंगे, तो ये आ गया क्यू एस वन आर एक्स, ये आर एक्स, पी पी ये रहा, डिवाइड बाई द पी, तो यहाँ पे ये स्लैश लगा के डिनोमिनेटर बना दिया। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे आर एक्स प्लस एस टू लिखा हुआ है, ये रहा। इस साइड पे क्या है, क्यू अपॉन पी, तो ये रहा इस पर क्यू अपॉन पी। थोड़ा सा क्या किया कि ये वाला जो पी था, ये वाले पी से कट गया, तो क्या बच गया, ये ऊपर का पोर्शन यहाँ पर आ गया, ये जो था नीचे का पोर्शन इस क्यू के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा। सिंप्लीफाई किया, यहाँ से एरो से ऊपर गए और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स किए, और करते 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 हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स आप कर लेंगे तो हमारे पास आर एक्स आ गई। अब अगर हम रेशियो ले लें आर एक्स का, आर एक्स प्लस आर वाई से, तो इट इज जस्ट काइंड ऑफ देख के हमने रेशियो ले लिया एल एक्स अपॉन टू एल का। तो अब हमारे पास आर एक्स भी मालूम चल गई इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से हमें आर वाई पता चल गई इन टर्म्स ऑफ, इस वाली इक्वेशन से हमें दो इक्वेशन है हमारे पास, दो वेरिएबल हैं, आर एक्स वैल्यूज मालूम है हमें। तो अगर हमें आर एक्स और आर वाई दोनों पता चल गई, तो हमें इसका मतलब है कि एल एक्स अपॉन ट्वेल्व पता लग गया, जबकि ट्वेल्व हमें हमारे पास ऑलरेडी नोन है। जो द ओनली अननोन इज एल एक्स, इस पूरी इक्वेशन में द ओनली अननोन इज एल एक्स। चलिए किताब में देखते हैं, सवाल करके देखते हैं। तो ये सवाल इन्होंने करवाया हुआ है, एग्जाम्पल ही करके देख लेते हैं कि a while loop test is employed on a 1 kilometer 2 core cable to determine the location of ground fault on one of its conductors. The bridge components at balance are as follows. S1 भी मालूम है, S2 भी मालूम है, P मालूम है, Q मालूम है। Calculate the distance from the cable test and end to the ground fault. Calculate the distance from the cable test end to the ground fault. तो ग्राउंड फॉल्ट मालूम करने के लिए हमने क्या किया, दूसरी साइड पर हमने एक शॉर्ट सर्किट किया, ये कनेक्शन लगाया, और फिर आगे चले बात। तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं इससे, आर एक्स प्लस आर वाई पता चल गया यहाँ से इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से हमें आर एक्स पता लग गया, तो ये भी मालूम है आर एक्स प्लस आर वाई, और आर एक्स भी मालूम है यार, तो एल एक्स ट्वेल्व भी मालूम है, ट्वेल्व कितना है, 1 किलोमीटर 2 कोर वायर, तो 1 किलोमीटर 2 कोर वायर, इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर 2L। अच्छा 2L, जब ने L को हमने वन साइडेड लिया, अदरवाइज तो टोटल को हमने 2L ले लिया है, इसलिए L इज 1 किलोमीटर। सही है, ये आर एक्स की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, और दिस इज इट। तो हमारे पास ये केबल लोकेशन का फॉल्ट आ गया कि 242 1 किलोमीटर की वायर में 242 फ्रॉम द टेस्ट एंड meters away there is a fault. So this is it, and I hope this was helpful. So now I just hanging it up and will provide you the lecture and the supporting material. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेंशन, और ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो रहा है, the test more chances are that the test will be conducted in university, so prepare accordingly. सबसे पहले मुझे करना चाहिए स्टॉप प्रेजेंटिंग, स्टॉप प्रेजेंटिंग, देन फिर मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग।